Hello friends, welcome back once more on my channel Rajan Universe with one more very special video and very interesting video। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि 15th तक मैंने क्वेश्चन करा दिए। जो फर्स्ट सीरीज था ये सेकंड सीरीज है। अगर आपने देखा नहीं है फर्स्ट सीरीज जाके देख लीजिए। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है और यहाँ पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस को डील करूँगा और हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट से मिला हुआ है और जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही नहीं मैं मतलब कहीं से भी उठाकर नहीं डालता हूँ क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जहाँ से भी आते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने के बाद ये क्वेश्चन लाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक कॉन्सेप्ट से बने हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और दूसरी बात यह है कि आप अगर मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप डी यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप बीएससी बायो या फिर एजी से हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आंसर बताया जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नहीं है कि बस इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये सही आंसर है, इसको मैंने बता दिया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चला, ऐसा नहीं है। पूरा डिटेल में समझाऊंगा आज की वीडियो में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। तो आइए 16th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि विच कंपाउंड डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। यानी कि कौन सा यहाँ पे कंपाउंड है जो फॉलो नहीं कर रहा है ऑक्टेट रूल को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टेट रूल होता क्या है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल में जनरली क्या होता है कि यहाँ पे बताया जाता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर जितने भी एटम होते हैं वो क्या करते हैं अपने दूसरे एटम के साथ जब ये एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये 8 एटम अपना सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन से घिर जाते हैं। यानी कि इनके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, चाहे क्लोरीन हो गया चाहे बेरिलियम हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो फॉलो नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको BeCl2 का एग्जाम्पल दिखाया है कि ये फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लोरीन के पास 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 8 8 क्लोरीन है। यहाँ पे भी 8 क्लोरीन, सॉरी यहाँ पे अभी यहाँ पे क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है और यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन जो है कि क्लोरीन को घेरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो बेरिलियम है उसके पास सिर्फ 4 ही यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरली एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जिससे क्या कह सकते हैं कि जैसे जो आपको पता होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं एक बॉन्ड को बनाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जबकि दो यहाँ पे भी और दो यहाँ पे भी रहना चाहिए था ताकि ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, इसलिए ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर जैसे BCl2 नहीं फॉलो कर रहा है, उसी प्रकार से अगर आप BF3 निकालेंगे तो ये भी नहीं फॉलो करेगा और PCl5 निकालेंगे तब ये भी नहीं फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या होगा जनरली क्लोरीन के पास तो 8 8 इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अगर आप इसको निकालेंगे PCl5 से। इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। और मैं आपको बता दूं कि ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ PCl3 का, ठीक है। तो PCl3 में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले पता होना चाहिए फास्फोरस का वैलेंसी कितना होता है। तो लास्ट सेल में उसके पास 5 होते हैं तो दो यहाँ पे हो गए किनारे पे और एक जो है कि एक क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के साथ अटैच है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ, ठीक है। और क्लोरीन जो है कि यहाँ पे इनका लिए हुआ है तो इसलिए क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, ठीक है। इसके पास भी, इसके पास भी और थर्ड वाले के पास भी। लेकिन यहाँ पे फास्फोरस के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये जो है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जनरली ये भी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जनरली ऑक्टेट रूल में ये बताता है कि जो भी कंपाउंड होगा जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा वो हाईली स्टेबल होगा। लेकिन फिर भी BF3 BCl3 ये इतने इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं और ये ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो करते हैं, फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को अलग कर दिया, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि ये जितने भी कंपाउंड है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए कि हाँ बताइए ऑक्टेट रूल कौन नहीं फॉलो करता है, अब बस BCl3 ही दिया है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा तुरंत, क्योंकि यहाँ पे अगर BF3 या PCl5 नहीं है यानी कि ये जितने भी कंपाउंड हैं अगर इसमें से कोई भी एक फॉलो कर रहा है इसका मतलब ये है कि मतलब ये ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो BCl3 पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब कंपाउंड है। तो आइए देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे समय लगेगा क्योंकि मतलब काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बात करें 17 नंबर क्वेश्चन का,
तो 17 नंबर के क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ ClF3 क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा बीएससी पीआर थियरी में। यहाँ पे बीएससी पीआर थियरी क्या बताता है कि कोई भी कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो अगर बात करें ClF3 की, तो ClF3 को ड्रा अगर करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका ज्योमेट्री बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप साफ देख पा रहे होंगे कि ये टी शेप में है, ये आपका टी शेप में दिख रहा होगा। यहाँ पे जनरली क्या है, टी शेप में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा टी शेप। अब बात करें बेंट शेप क्या होता है, तो बेंट शेप जनरली H2 होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हो गया एक ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया एक हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे एक ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ये होता है कि इसका जो शेप होता है ये बेंट होता है। और लिनियर की बात करें तो लिनियर आप देख सकते हैं, मतलब जैसे कि अगर हो गया कह सकते हैं कि आई थ्री माइनस, ठीक है। तो आई थ्री माइनस जो लाइन्स लगाते हैं, ठीक है। और आई थ्री माइनस करने के बाद यहाँ पे जो इसका जो स्ट्रक्चर आता है वो लिनियर आता है, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर आप ले सकते हैं। जनरली अब मान के चलिए क्लोरीन हो गया, ठीक है, Cl2, तो Cl क्या होते हैं, लिनियर ही होते हैं। तो ऐसे आप मतलब समझ सकते हैं कि इस प्रकार से बीसीपीआर थ्योरी में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर मतलब जो एक चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर और एंड केमिकल बॉन्डिंग, या मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ से ये क्वेश्चन है, ठीक है। 17 नंबर का। और 18 नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। 18 नंबर में पूछा हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH4+ क्या होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है, ठीक है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट ट्रिक्स होता है निकालने का, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड हो वो निकल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन काफ़ी इजीली, और ये हर एक एग्जाम में पूछता है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछा ना हो। अगर कोई इंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो, ठीक है, कहीं ना कहीं वो रिलेट कर देता है हाइब्रिडाइजेशन को। तो आइए देखते हैं, आज काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पता करना हो। और एक बात और है, आप हमेशा याद कर लीजिएगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है तो इसका शेप क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है DDU यूनिवर्सिटी के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर sp3 है तो इसका जो शेप होता है टेट्राहेड्रल, या और sp2 होता है तो होता है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल कुछ का शेप कुछ इस प्रकार से होता है। और टेट्राहेड्रल का क्या होता है, एक कह सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसे होता है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे sp3 में 4 कंपाउंड्स होते हैं, तो कुछ इस प्रकार से ये जाके ये 3 डायमेंशन होता है sp3। इस sp3 का जो ज्योमेट्री होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, और sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर। sp3d2 का क्या होता है, इसका होता है ऑक्टाहेड्रल, और sp जो होता है लिनियर होता है, ठीक है। तो और एक और रहता है, उसका होता है dsp2। वो क्या होता है आपका कि वो होता है स्क्वायर प्लेनर, या DsP2 कुछ इस प्रकार का शेप में होता है, वो होता है DsP2 स्क्वायर प्लेनर। तो ये तो होगी इस पे शेप की बात की, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे दिया हुआ है कि फार्मूला यहाँ पे है कि 1/2 V+m-C+A। तो V का क्या है, यहाँ पे V है, यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है, मोनोवैलेंट एटम अटैच टू इट। यानी कि इसके साथ जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वैलेंस देखना है वो सेंट्रल का देखना है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है कि सेंटर में रहेगा, ठीक है। अगर इसका ज्योमेट्री बनाएंगे तो नाइट्रोजन सेंटर में रहेगा और हाइड्रोजन इसके चारों तरफ रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो मतलब कह सकते हैं जो सेंटर का वैलेंसी यहाँ पे 5 होता है। नाइट्रोजन पता होगा कि उसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मोनोवैलेंट मतलब होता है कि ऐसा मतलब एटम जिसके लास्ट ऑर्बिट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये भी जो है कि मोनोवैलेंट होते हैं, क्योंकि इनको अगर एक मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाते हैं एक लेकर। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है कि मोनोवैलेंट कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे क्लोरीन भी रहता है, NnCl4+ रहता है, तब भी यहाँ पे हम m की जो वैल्यू है वो 4 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। एक हाइड्रोजन के लिए एक वैल्यू लेंगे तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि -C लगा हुआ है, ठीक है। -C का मतलब होता है कैटायन, यानी कि निगेटिव चार्ज क्या है, सॉरी, कैटायन मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या है। इसको आप याद रखिएगा। इसको याद करने का तरीका ये है कि H इज इक्वल टू 1/2 VMCA, ठीक है। तो C जो है यहाँ कैटायन है, तो हम देख पा रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज एक लगा हुआ है। यहाँ पे अगर +2 होता तो 2 लेते, तो यहाँ पे -1 कर दिए। और एनायन मतलब निगेटिव चार्ज इस पे है नहीं, थी 0। तो यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 का क्या हो जाएगा आपका S, और P पे 3, क्योंकि यहाँ पे P पे 3 हो गया
और एक ये हो गया एस 4 हो गया। अगर मान लेते हैं 3 रहता तो हम कहते हैं sp2 होगा, अगर 2 रहता तो कहते हैं sp होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा sp3। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात थी। और ये जो है कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई बताता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन मैंने बहुत जल्दी जल्दी में समझाने की कोशिश करी है। आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। ये जो आपका फिर से बता देता हूँ कि ये आपका वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये है, ये मोनोवैलेंट। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर दिया होता कोई जो मोनोवैलेंट एटम नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ है, मतलब उसके चारों तरफ एटम दे देता है जिसका वैलेंसी एक नहीं होता, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन को छोड़कर कोई भी अगर यहाँ पे अगर आपके पास एटम नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता तो जो एम की वैल्यू होती है 0 हो जाती। ठीक है, और तो आप समझ ही रहे हैं। अगर 19th की बात करें, यहाँ पे 19th में दिया हुआ है कि विच वन इज मोस्ट स्टेबल, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेबल सबसे ज़्यादा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का कॉन्सेप्ट है। इसमें ये बताया जाता है कि ये आपको पता होना चाहिए कि अगर दो एटम हैं साथ में, उनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कम स्टेबल होगा डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में, यानी कि जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर अगर जिस मान लीजिए नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होता है तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए N2। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको कोई और दे दे तो आप कहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, आप तो मतलब मान लेते हैं अगर नाइट्रोजन का पता था स्ट्रक्चर तो आपने कह दिया हाँ ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ऐसे करके करना हो तो क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आपको पता यहाँ पे आप क्या करिए कि आप देखिए कि एटम के ऊपर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो एन टू के ऊपर जो है कि 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, N2 प्लस मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो 13 इलेक्ट्रॉन हो गया, और N2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है तो 15 हो गया, N2 2 माइनस मतलब 16 हो गया। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला नहीं होता, एक ट्रिक है कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12, 13, 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड जो होगा एक होगा, और 11 के लिए 1.5 बॉन्ड होगा, और 12 के लिए 2, और 13 के लिए 2.5, 14 के लिए 3 बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जहाँ पे जनरली इसका 14 होता है तो 3 हो गया। ठीक है, जनरली अगर देखेंगे तो 14 होता है N2 का, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि इसकी दोनों के बीच में 3 बॉन्ड हो गए। अगर मान लेते हैं जैसे ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो अगर आप ऑक्सीजन का निकालेंगे अगर तो क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन एक एटम पे होते हैं ऑक्सीजन के, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 एटम है तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर बॉन्ड अगर जितना ही ज़्यादा होता है वो ज़्यादा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैं इतना जल्दी से बता रहा हूँ ना, अगर आप कहीं पे भी आप सर्च करिएगा तो ये आपको जो बताएंगे ना तो वो मान के चलिए इतना समय ले लेंगे आपसे, आधा घंटा समय हर एक कॉन्सेप्ट को बनाने पे लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं बहुत कम समय बता रहा हूँ, इसलिए आप जो है कि मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि आप जब भी आगे जाएंगे, चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कहीं पे भी जाएंगे, मैं आपके साथ ही रहूँगा। ठीक है, क्योंकि आप अब धीरे धीरे वीडियोस बनने का शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं, तो धीरे धीरे हो सकेगा तो आने वाले समय में बीएससी के लिए भी यहाँ पे वीडियो में बनाते रहूँगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इमल्जन इमल्जन इज अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ, यानी कि इमल्जन जो होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है। पहले बात तो आप जान लीजिए कि कोलाइडल सोल्यूशन होता क्या है। कोलाइडल सोल्यूशन वो होता है जिसके जैसे मान लेते हैं जो पार्टिकल का आधार, जैसे पार्टिकल अगर है, ठीक है, अगर पार्टिकल का साइज 1 से 100 nm के बीच में है तो उसे कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो कोलाइडल सोल्यूशन मान लेते हैं इमल्जन एक टाइप होता है कोलाइडल सोल्यूशन का। वो कौन सा टाइप होता है, तो ये जो टाइप होता है लिक्विड इन लिक्विड। जैसे शैम्पू आप देखते होंगे, शैम्पू में क्या होता है, पानी मतलब एक कह सकते हैं एक वाटर होता है और उसमें कुछ मटेरियल मिलाया होता है। ठीक है, जो मटेरियल लिक्विड होता है, तो यानी कि लिक्विड और लिक्विड जब एक साथ मिल जाते हैं और उन लिक्विड का पार्टिकल्स जो होता है वो जो मैं बताया हूँ कि 1 से 100 nm के बीच में होता है दोनों पार्टिकल का। ठीक है, तो ऐसे में उसे कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन, और ऐसे लिक्विड इन लिक्विड जो होता है उसे कहते हैं इमल्सन। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आता रहता है। अब ऐसे आप पूछ देगा जेल में क्या होता है, तो जेल में क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड। ओके, अगर कोई भी लिक्विड सॉलिड में मिक्स है, ठीक है, तो वो जेल होता है, मतलब जेल तो कोलाइडल सोल्यूशन होगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर इज, यानी कि यहाँ पे बताना है कोगुलेटिंग पावर। यहाँ पे जनरली कोगुलेटिंग पावर जो है कि क्वेश्चन पूछता रहता है हमेशा पेपर में। ये जो है इसमें क्या होता है कि एक थियरम लगता है, हार्डी सुलझे का। ठीक है, तो
वो थियरम में मैं बता रहा हूँ कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे कोगुलेटिंग पावर किसका ज़्यादा होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पहला वाला, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एल इसका इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे Al3+ है। अगर मान लेते हैं क्लोरीन निगेटिव है, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है कि यहाँ पे इसके पास निगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या होगा, 3 क्लोरीन आके इसके साथ अटैच होंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जबकि देखें Ba2+ में तो इस पे 2 है, तो इसका धीरे से मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद Na+ देखें तो Na+ के साथ क्या होगा, सिर्फ एक ही क्लोरीन इसके साथ जुड़ पाएगा, ठीक है। तो कम से कम देखें तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर Ba2+ का होगा, Na का होगा, ठीक है। तो कोगुलेटिंग पावर कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, जिसके पास जितना ज़्यादा प्लस होगा वो अधिक से अधिक जो है कि पार्टिकल्स को लेगा, और उसका कोगुलेटिंग पावर उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यही जो है कि आपका हार्डी-सूल्जे रूल है, जो आपको मिल जाएगा कोलाइडल सोल्यूशन में, और हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, चाहे BHU हो गया, चाहे आपका DDU हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है, और ये जो है कि लर्निंग वाला है, लर्निंग बेस, आपको लर्न करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे केमिकल फार्मूला पूछा है सिनाबार का, सिनेबार इसका नाम है, सिनेबार, ठीक है। तो इस केमिकल फार्मूला बताना है कौन सा, क्या फार्मूला होगा इसका सिनेबार का। तो इसका जो वो होता है, जो इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला, वो होता है HgS, ठीक है। तो ये बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं प्रचलित है ये कंपाउंड, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, इसलिए अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देगा कि बताइए जिंक ब्लेंड का मतलब फार्मूला क्या होता है। जिंक ब्लेंड कहते हैं ZnS को, तो ZnS मार देंगे, ठीक है। पूछ देगा कि आयरन पायराइट क्या होता है, तो FeS2 मार देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं 22 क्वेश्चन में, ठीक है। 22 क्वेश्चन में यहाँ पूछा हुआ है कि इफ़ अ लिक्विड हैज कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोल पर लीटर, तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो उसका पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं, पीएच वैल्यू आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो पीएच वैल्यू जो होता है, इसका मतलब फार्मूला होता है कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H/10। यहाँ पे H पर जो 10 दिया हुआ है ना, यही जो है कि मतलब ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन आप जब लिखेंगे 10⁻⁷, तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर लॉग बेस पे 10 है और ऊपर भी 10 है, तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। और यहाँ पे होता है, कैंसिल आउट होने के बाद क्या होता है, जो ये -7 है, ये इसके साथ आके जुड़ जाता है, यानी कि -7 इंटू -1, और इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो 7 पे क्लिक करिएगा आप, ठीक है। OMR शीट में 7 भरिएगा। और मैं एक बात और बता दूं कि मैं अभी वीडियो लाने वाला हूं कि OMR शीट कैसे करेक्टली आप भर सकते हैं, और किस प्रकार से आप तुक्का लगाएं। अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो किस प्रकार से आप अप्रोक्सीमेशन में जा सकते हैं कि हाँ यही सही है। इस पे भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो मतलब आप जो है कि वीडियो में मतलब आप जो है कि चैनल पर बने रहिए, ठीक है। और मैं आपको ये इन्फॉर्म भी कर रहा था। तो यहाँ पे 24th क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड Kp फॉर रिएक्शन N2+3H2, और जो है कि इक्विलिब्रियम में है 2NH अमोनिया के साथ। यानी कि यहाँ पे रिएक्शन हुआ है नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का और अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि Kp क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसमें ये जो फार्मूला होता है Kp इज इक्वल टू Kc RT⁴ ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा एन क्या होता है कि चेंज ऑफ गैसियस मोल। चेंज ऑफ गैसियस मोल का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट के पास कितना मोल है, माइनस जो हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट है इसके पास कितना मोल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी गलती जरूर हो गई है, ठीक है। कि यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा एन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, प्रोडक्ट के पास 2 मोल है, माइनस रिएक्टेंट के पास कितना मोल है, 3 1 4, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc RT⁻2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी Kp की, वो हो जाएगी Kc और अपॉन में RT⁻2। चूंकि यहाँ पे -2 है तो नीचे 2 जाएगा, तो RT⁻2 हो जाएगा, यानी कि Kc अपान RT⁻2 हो जाएगा। यानी कि इसमें कोई आंसर नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत बार मतलब ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन में थोड़ी सी एरर आ सकती है, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप जो है कि समझ जाएंगे कि हाँ क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत ऑप्शन है, ठीक है। इसलिए आप इन मतलब कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। अगर मतलब परीक्षा में बहुत बार ऐसा होता है कि जो है कि ऑप्शन सही नहीं रहता है, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा समय नुकसान अपना कर देते हैं। तो आप जो है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहिए।
तो आइए देखते हैं 25th क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा हुआ है कि CaC2 प्लस H2O और एरो दिया हुआ है CaOH 2 टाइम्स प्लस X। यहाँ पूछा हुआ है कि X कौन सा कंपाउंड है, X कंपाउंड का नाम बताइए। तो आपको ये फार्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका इथाइलिन C2H6। यहाँ पे C2H6 बनता है। जनरली C2H6 को बनाने का यही सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, ठीक है। अगर आपको बनाना है इथाइलिन, ठीक है, तो आप जो है कि इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं कि CH2 का रिएक्शन H2O से कराएंगे तो आप जो है कि आपको यहाँ पे इथाइलिन मिल जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया हूँ, ठीक है। ये मॉडल पेपर है, ठीक है, और मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जो है कि इसे इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ना रहे, कन्फ्यूजन ना रह जाए कि मतलब बस क्वेश्चन ही दे दिए हैं। तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन में ये है कि कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा मतलब हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक कंपाउंड, जनरली एरोमेटिक कंपाउंड जो है कि BHU में बहुत ही ज़्यादा पूछता है कि बताइए इसमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। तो आपको जब कंडीशन पता रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा कि कंडीशन क्या है, तो ये होगा ऑल ऑफ दीज। पहली बात, अगर कोई भी कंपाउंड है वो प्लेनर है, ठीक है, क्लोज रिंग है और वो हकल्स रूल को फॉलो करता है, तो वो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे बेंजीन को ले लेते हैं, बेंजीन के पास क्या है, हकल रूल होता क्या है, तो जनरली आप जान लीजिए हकल रूल होता है 4n+2। जिस जिस भी कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो हकल रूल को फॉलो करता है। तो देखते हैं बेंजीन फॉलो करता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे 1 रख दें, 4 n की वैल्यू 1 रख दें, तो क्या हो जाएगा, 4+2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन है कहाँ, यहाँ पे है, 2 ठो यहाँ पे है, 2 ठो यहाँ पे है, 2 ठो यहाँ पे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और यहाँ पे अगर 1 की n की वैल्यू 1 रखें तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि ये इसके मतलब इक्वल हो जा रहा है, n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तब, ठीक है। यानी कि ये जो है कि पहली बात हकर रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरी बात, ये क्लोज रिंग में है ही, यहाँ पे क्लोज रिंग है। तीसरी बात, प्लेनर, प्लेनर वो होता है जिसकी मतलब कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ठीक है, या फिर हाँ sp2 होता है, ठीक है। जैसे ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है, एक ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें प्लेनर नाम ही है, यानी कि ये प्लेन में होता है, ठीक है। ट्राइगोनल जो होता है एक प्लेन में होता है। तो अगर बात करें यहाँ पे कार्बन की, ठीक है, तो अगर इस किसी भी कार्बन पे देखेंगे ना तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp2 ही आती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पाई इलेक्ट्रॉन है। अब पाई इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 और यहाँ पे तीसरा नंबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 होता है उसको कहते हैं sp2। तो ये फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका अलफदीज होगा। और बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है, मैंने एग्जांपल भी बता दिया, काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं 27th क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कैसा होता है, उसकी पहचान क्या होती है ये बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आरओ लिखा हुआ है, यानी कि ये तो ऑक्सी कंपाउंड है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये तो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, सॉरी इसको मैंने क्लिक करा, ठीक है। ये तो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। और ये आपका क्या है, सीओ ऊपर है, बगल बगल में कौन सा आर लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसे, अब आर आर का मतलब होता है एल्काइल, ठीक है, यानी कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया, वो ग्रुप लगा, तो ये हो गया आपका कीटोनिक ग्रुप। लेकिन ये जो है ना आपका RCOOH, यही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप अगर आप तो इसको कन्फर्म में जानते हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एकदम बेस है। और ये आप जो है कि क्लास 11th में भी पढ़े होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से बताया जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। अगर आप पहचान ही नहीं पाएंगे तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं फिर 28 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CCl4 इज, यानी कि CCl4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो इसका दो तरीका होता है, एक तो फार्मूले से निकाल सकते हैं, मतलब एक तो ऐसा है कि इसका एक तरीका होता है निकालने का, एक और तरीका होता है जो डायग्राम बना के। मैंने डायग्राम इसलिए बनाया हूँ कि अगर आपको अगर किसी भी कंपाउंड का डायग्राम पता है तो आप तुरंत ही बता पाएंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। जैसे यहाँ पे अगर डायग्राम देखें, CCl4 का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे CCl, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, तो ये क्या होगा, -1 खींचेगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा, कार्बन के पास +1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्लोरीन के पास -1 है, तो कार्बन के पास क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे अगर -1 4 टाइम्स है तो क्लोरीन कार्बन के पास भी प्लस जो है कि 4 टाइम्स होगा, ठीक है। इसलिए जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +4। और वैसे भी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। आप क्या कर सकते हैं, इसका नहीं, जिस मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखना चाहिए था कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो कार्बन को x मान लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरीन होता है उसके पास -1 जो है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो 4 टाइम्स है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 0 करते हैं, ये फार्मूला है इसका। तो अब इसको जब एक्स माइनस को उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसके बाद, तो बने रहिए मतलब वीडियो में। यहाँ पे दिया है फॉर रिएक्शन ऑयल प्लस 3NaOH एरो एक्स प्लस सोप, यानी कि इस रिएक्शन में बताना है कि एक्स कंपाउंड क्या होगा। जो कि आप देख पा रहे होंगे ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हम साबुन बना सकते हैं। इस प्रोसेस से हम साबुन बनाते हैं। तो यहाँ पे जनरली फैटी ऑयल लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो हमारा सोप बनता है। लेकिन उसके साथ एक और कंपाउंड बनता है जो ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए परीक्षा में हमेशा पूछ देता है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया, एक्स की वैल्यू पूछ रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे मतलब एक्स का नाम क्या होगा ये बताइए। अ, तो जो यहाँ पे एक्स का नाम होगा, ठीक है, वो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो होगा ग्लिसरॉल। यानी कि सोप के साथ जो मतलब कंपाउंड बनता है वो ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फनी होते जा रहा है। और यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो ग्लिसरॉल का जो फार्मूला होता है वो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो है कि ग्लिसरॉल का फार्मूला है, ठीक है, C3H8O3। और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ठीक है। और ये देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगले सीरीज में आपसे मिल लेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। यहाँ पे बता रहा है कि हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्टिविटी होगी तो जो है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, उसका ऑर्डर बताना है। तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन क्या है, एक छोटा सा कह सकते हैं कि एटम है। तो अगर इसके साथ अगर छोटा सा अगर कोई और एटम आ जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सिमेट्री बना लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ हाइड्रोजन और लिथियम, तो कहीं ना कहीं ये सिमेट्री बना लेते हैं। और इनके जो बीच का जो बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बन जाता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। इसलिए जैसे जैसे हम जो है कि कम मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिथियम जो है कि इसका एटॉमिक नंबर कम है सोडियम से, और यहाँ पे सोडियम का कम है पोटेशियम से, यानी कि पोटेशियम का साइज बड़ा है, फिर रुबिडियम का साइज बड़ा है, फिर सीजियम का, तो इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। और मैंने वीडियो को काफ़ी तेज़ी से रखा और तब भी मुझे यहाँ पे 27 मिनट लग चुका है, ठीक है। लेकिन क्या किया जाएगा, मतलब समय बहुत कम है, लेकिन तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी और हर एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हूँ। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई लोग, ठीक है, कि मतलब आप मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे रेड कलर का बटन होगा उस पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके जब भी मैं मतलब नेक्स्ट सीरीज इसका लाऊंगा, थर्ड सीरीज। चूंकि यहाँ पे मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2021 का। और ये बता रहा हूँ मॉडल पेपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि मतलब इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। वैसे ही नहीं मैं बना रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च भी होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।